चलो जी। आज हम फाइन ऑर्गेनिक को देखते हैं कि क्या है, थोड़ा समझते हैं कि कैसी कंपनी है। तो फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड जो है, जो फाइन फाइन ऑर्गेनिक ग्रुप है, वो इटसेल्फ ही 1970 में फाउंड किया था मिस्टर रमेश शाह के द्वारा। तो ये एक मुंबई बेस्ड बिजनेसमैन थे जिनका एक्सपीरियंस था केमिकल ट्रेडिंग के अंदर। तो केमिकल ट्रेडिंग के अंदर मिस्टर रमेश शाह काम करते थे। तो एंड प्रकाश कामत स्किल्ड इन केमिकल टेक्नोक्रेट। तो जो प्रकाश कामत थे वो टेक्नोक्रेट में स्किल्ड थे। अब जो ये ग्रुप को इन्होंने फाउंड किया था 1970 के अंदर। द ग्रुप मैन्युफैक्चरर ओलियोकेमिकल एडिक्टिव्स और वेरियस एंड यूजर इंडस्ट्रीज। तो ये जो ग्रुप है वो ओलियोकेमल एडिक्टिव्स बनाता है, जो कि एंड एंड यूजर इंडस्ट्रीज जैसे कि फूड है, प्लास्टिक है, रबर है, पेंट है, इंक है, कॉस्मेटिक है, कोटिंग है, टेक्सटाइल, इन सब में इसका यूज होता है। अब जो फाइन ऑर्गेनिक लिमिटेड है ये इनकॉर्पोरेट हुई है 2002 के अंदर, जो कि मई 2002 में। और इन्होंने ऑपरेशन जो स्टार्ट किया 2006 में किया था। पहला मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अमरनाथ में, अंबरनाथ में, इन्होंने अंबरनाथ महाराष्ट्र में इन्होंने स्टेब्लिश करी थी। अब जो एट प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में इनके पास में अंबरनाथ में है, बादलपुर में है, डोंबिवली में है, पाताल गंगा में है, जो कि महाराष्ट्र में है। इनमें इनकी प्रेजेंट में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो जो कि प्रीवियसली ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हुआ करती थी, अभी रजिस्टर्ड होके ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई है 2017 में। तो और 2018 में ये कंपनी को लिस्ट कर दिया था। अगर हम फाइन ऑर्गेनिक लिमिटेड की बात करें तो इनके R&D स्ट्रॉन्ग R&D सेंटर हैं, इनके इन हाउस R&D सेंटर हैं, जो कि खुद ही इनोवेट करते हैं। जो कंपनी है वो वेल डाइवर्सिफाइड है। किसी एक कस्टमर से इनका जो रेवेन्यू है नॉट मोर देन 5%, तो वेल डाइवर्सिफाइड है। तो इनका जो 65 से 75 रेवेन्यू है वो इनका डोमेस्टिक मार्केट से ही आ जाता है, और बाकी का जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है। और जो इनका की रॉ मटेरियल है वो क्या है, वेजिटेबल ऑयल्स है। जो वेजिटेबल ऑयल्स है और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं वो इनके की मटेरियल हैं। अब का इंडस्ट्री ओवरव्यू की बात करें तो इंडस्ट्री 2021 में करीब करीब 22.5 बिलियन की थी। अभी उसको एस्टिमेट किया जा रहा है कि 33.9 बिलियन की हो जाएगी बाई 2027। और यदि हम इनके रीजनल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये कंट्री वाइज है। 2020 में ये 27,594 मिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हुआ करती थी, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2026 तक 38,587 मिलियन डॉलर की हो जाएगी। तो इनके जो ग्रोथ ड्राइवर हैं वो फूड एडिक्टिव्स हैं, पॉलीमर एडिक्टिव्स हैं, जहाँ पे ये एंड यूजर इंडस्ट्री है। एंड यूजर इंडस्ट्री में ये अपना केमिकल देते हैं, तो वो इनके ग्रोथ ड्राइवर हैं। तो अब यदि इटसेल्फ हम फूड इंडस्ट्री की बात करते हैं कि फूड एडेक्शन किस तरीके से ग्रो किया है प्रीवियसली, तो 2018 से 2023 के बीच में ऑलमोस्ट 5.4% CAGR से ग्रो किया है ग्लोबली। यदि हम एशिया पैसिफिक की बात करते हैं तो 6.7% CAGR से ग्रो किया है। यदि हम इंडिया की बात करते हैं तो 7.36% CAGR से ग्रो किया जा रहा है। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है 2023 के एंड तक। तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इनके ग्रोथ ड्राइवर क्या है इंडिया में, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फूड मैन्युफैक्चरर्स एंड रेजिंग डिमांड ऑफ हेल्दियर फूड एंड बेटर प्रोडक्ट, तो दीज आर द ग्रोथ ड्राइवर। अब हम पॉलीमर की बात करें तो पॉलीमर का जो ग्लोबल मार्केट है वो 4.6% CAGR से ग्रो किया है। और जो एशिया का मार्केट है वो करीब करीब 5.2% CAGR से ग्रो किया है। और जो इंडिया का मार्केट है वो 6.7% CAGR से ग्रो किया है। अब जो स्पेशलिटी है, जो अदर स्पेशलिटी एडिक्टिव्स बनाती है ये कंपनी। तो स्पेशलिटीज में जैसे ल्यूब एडिक्टिव्स है, प्रॉपर्टी मॉडिफायर्स हैं, फूड न्यूट्रिशन है, कॉस्मेटिक एंड फार्मास्यूटिकल्स हैं। फूड न्यूट्रिशन 2022 में 11 से 13% CAGR से ग्रो किया है। कॉस्मेटिक एंड फार्मास्यूटिकल 10 से 12%, और एडिक्टिव एंड कोटिंग वाला 8 से 10%, और रबर वाला 6 से 7% ग्रो किया है। और जो बिजनेस हिस्ट्री की बात करते हैं तो फाइन ऑर्गेनिक एंगेज में, जो फाइन ऑर्गेनिक है वो ओलियो केमिकल बनाती है, जो कि वेरियस इंडस्ट्री एंड यूजर इंडस्ट्रीज में इसका यूज है, जैसे कि फूड है, प्लास्टिक है, कॉस्मेटिक है, कोडिंग है। और जो की पॉइंट की बात करें तो छह मीन्स एमंग टॉप 6 ग्लोबल प्लेयर है। तो इंडिया में आई थिंक फर्स्ट नंबर पे है, आई थिंक फर्स्ट
ओलियो केमिकल में। और डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस की बात करें तो जैसे कि इनके कस्टमर बेस की बात करें, कोको कोला है, ब्रिटानिया है, एशियन पेंट है, पार्लेजी है, पेडीलाइट है, बर्जर पेंट है, ये इनके सारे कस्टमर हैं। और कोई भी कस्टमर से 5% से ज्यादा का रेवेन्यू इनका नहीं आता है, मैक्सिमम 5%। तो वेल डाइवर्सिफाइड है। और यदि हम पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो कंप्रोमाइज 460 प्रोडक्ट इनके पोर्टफोलियो के अंदर हैं। और जैसे कि जिनका जो इंक्लूडिंग वेरियस फूड एडिटिव्स पॉलीमर वहां पे जिनका यूज है। और जो और ग्रोथ ड्राइवर क्या हो सकता है कि जो पेट्रो सिंथेटिक केमिकल से ओलियो केमिकल की डिमांड बढ़ रही है धीरे धीरे करके, क्योंकि गो ग्रीन की तरफ जा रहे हैं लोग बाग। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो इनका जो वेयर हाउस है वो यूएसए और यूरोप में है। और इनके नेटवर्क की बात करें तो 180 डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्टिंग टू द 800 प्लस डायरेक्ट कस्टमर इन 5000 एंड यूजर्स हैं। और ये 75 प्लस कंट्रीज में इसकी रीच है कंपनी की। अगर जियोग्राफिकल रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में 39% रेवेन्यू आया था इनका डोमेस्टिक से, और एक्सपोर्ट से जो आया था वो 61% आया था। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इनकी 7 साइट है महाराष्ट्र के अंदर, जो कि ये इन लोकेशन पर प्रेजेंट है, with proximity port aligned them to cater the consumer needs। और इनकी जो बात करें दे है मोर देन 20 साइंटिस्ट जो कि R&D पे काम करते हैं। एक ग्लांस में देखें तो 470 प्लस प्रोडक्ट, 850 प्लस डायरेक्ट कस्टमर, 180 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर ग्लोबली, और 75 प्लस कंट्री ऑफ एक्सपोर्टर, 1 लाख प्लस टीपीए इन हाउस कैपेबिलिटी। और डोमेस्टिक की बात करें तो 45% डोमेस्टिक है, 55% एक्सपोर्ट है। 750 प्लस एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है इनकी, जिनमें से 15% से ज्यादा वुमेन एम्प्लॉय हैं, 12% से ज्यादा ऐसे एम्प्लॉय हैं जो 25 साल कंप्लीट कर चुके हैं इस कंपनी के अंदर। और यदि हम 13% एंड फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉय ऐसे हैं। और यदि हम इनके मॉडल की बात करें, जो एंट्री वेरिएंट है इनके मॉडल में, लिमिटेड प्लेयर हैं जो ओलियो केमिकल बनाते हैं, तो ये एक अच्छा एडवांटेज है इस कंपनी के लिए। दूसरा कस्टमर लॉयल्टी है। कस्टमर लॉयल्टी मीन्स जैसे कि ओलियो केमिकल इनके जैसे चॉकलेट में यूज होते हैं, केक में यूज होते हैं, तो ये थोड़ा सेंसिटिव है। यदि एक बार आप किसी का कस्टमर बन गए तो बड़ा ही डिफिकल्ट होता है छोड़ना, क्योंकि चॉकलेट है, आज ये ट्रस्टेड है कस्टमर का, मान लो किसी दूसरे से ले लिया तो वो केमिकल सही नहीं आया, उसकी वजह से चॉकलेट में कुछ कमी आ गई, तो डायरेक्टली कस्टमर बेस हिट होता है। तो ये एक बहुत बड़ा एंट्री पॉइंट है। एक बार यदि आपने जिसके साथ कस्टमर एग्रीमेंट साइन कर लिया और वो प्रोडक्ट प्रूवन हो गया, तो मतलब जो आपका एडिक्टिव्स यूज करता है वो हाल ही आपसे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक नहीं करता है। और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है ओलियो केमिकल बनाने की, हाईली रेगुलेटेड है, क्योंकि फूड इंडस्ट्रीज में इसके एडिक्टिव्स यूज होते हैं, तो हाईली रेगुलेटेड है। तो ये 3-4 इसके एंट्री बैरियर हैं कंपनी के, तो ये बड़ा ही अच्छा पॉइंट है। अब यदि हम इसके R&D की बात करें तो करीब करीब 20 साइंटिस्ट ऐसे हैं जिनके जो R&D करते हैं, इन हाउस R&D करते हैं। तो ये करते क्या है, न्यू प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, तो उसकी इम्प्रूविंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी, और फिर उसके बाद में क्या करते हैं, एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट एंड एक्सपेंडिंग टू द कैपेसिटीज। तो ये इनका फोकस एरिया है कंपनी का। अब यदि हम इनके इंडस्ट्री की बात करें कि भाई कौन से केमिकल में, जैसे इनका फूड एडिक्टिव है, फूड एडिक्टिव कहाँ पे यूज होता है, जैसे कि ब्रेड को कितने दिन तक चलता है तो उसमें उसका यूज होता है। और चॉकलेट है, चॉकलेट को फुसफुसा बनाने के लिए, ज्यादा देर रखने के लिए, या आपकी केक है, केक को फुसफुसा बनाने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए ये सारे केमिकल यूज होते हैं। या फिर आपकी चॉकलेट है, या फिर आपकी आइसक्रीम है, तो ये सारे इनके फूड एडिक्टिव्स हैं। अगर हम पॉलीमर एडिक्टिव्स की बात करें तो जैसे कि पॉलीमर में आपकी पाइप है, और जो आपके पैकिंग वाले हैं, बोतल कैप्स हैं, वायर एंड केबल्स हैं, फर्नीचर है, ऑटोमोबाइल्स हैं, ये सारे इनके एंड यूजर एप्लीकेशन है। अब एक दूसरा बात करें इनके फूड न्यूट्रिशन की, तो फूड न्यूट्रिशन में कैटल फीड है, पोल्ट्री फीड्स है। और की बात करते हैं तो कॉस्मेटिक में जो एंड यूजर एप्लीकेशन हैं, जैसे कि क्रीम है, लोशन है, ओलिमेंट्स है, स्किन केयर है, ये सारे इनके कॉस्मेटिक के हैं एंड यूजर एप्लीकेशन।
यदि हम स्पेशलिटी की बात करें तो ऑटोमेटिव लुब्रिकेंट्स है, रोड्स एंड हाईवे हैं, अदर स्पेशलिटी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि इंक है जो नोटों में यूज किया जाता है। और एडिक्टिव्स फॉर कोटिंग की बात करें तो स्पेशलिटी पेपर है, प्रिंटिंग इंक इंक है, और कोटिंग मटेरियल एंड पेंट यहाँ पे इनका एंड यूजर यूज है। और ग्रोथ ड्राइवर ये है, आप यू कैन रीड एंड पॉज द वीडियो। और सो अब यदि हम इनका जो दूसरा है, जो न्यू प्रोडक्ट है आने वाले हैं, तो वो फर्स्ट आ रहा है इनका ग्रीन सर्फिकेंट। तो ये सर्फिकेंट्स ला रहे हैं जो कि कपड़े वपड़े धोने के लिए यूज किया जाएगा। अभी ये थोड़ा आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी इतना इसका स्कोप दिख नहीं रहा है। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट होगा। सस्टेनेबल एडिक्टिव्स फॉर बायोपॉलीमर्स, तो ये भी इनका एक बायोपॉलीमर्स करके भी कोई एडिक्टिव्स आने वाले हैं इनके, 100% बायोडिग्रेडेबल एंड कंपोजेबल है। अब जो इनका जो कंसर्न है वो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल का कंसर्न है, क्योंकि रॉ मटेरियल इनका क्या है कि वेजिटेबल ऑयल से बनता है। तो वेजिटेबल ऑयल्स कभी मान लो कभी फसल अच्छी हुई तो ऑयल वेजिटेबल बढ़िया हुई तो ऑयल बन जा मिल इजीली मिल जाएगा, तो मतलब लो प्राइस पे मिल जाएगा। मान लो किसी कारणवश फसल अच्छी नहीं हुई तो इनको जो रॉ मटेरियल है वो हाईली प्राइस पे मिलेगा। तो ये एक जो इनका रॉ मटेरियल कंसर्न है वो बहुत बड़ा कंसर्न है। तो अब आगे चलते हैं। ये इनका मैनेजमेंट है, जो मुकेश शाह हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जयेश शाह हैं जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीईओ हैं, और बाकी ये इनका बोर्ड ऑफ मेंबर्स की टीम है, जो कि एक हाईली एजुकेटेड और क्वालिफाइड मैनेजमेंट टीम है। अब यदि इनके फ्यूचर प्लान की बात करें तो फास्ट ग्रोइंग डिमांड है, फास्ट ग्रोइंग डिमांड है फॉर बायोडीजल एज वेल एज फास्ट एफएमसीजी इंडस्ट्री के लिए इनके जो एडिक्टिव्स हैं। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होने में इनको करीब करीब 2 से 3 साल लगते हैं उसको स्केलेबल करने के लिए। अब यदि ये क्या कर रहे हैं कि इम्प्रूविंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, और न्यूअर एप्लीकेशन न्यूअर एरियाज पे काम कर रहे हैं, और फूड एडिक्टिव्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कि राइजिंग डिमांड एंड प्रोसेस फूड, जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे कि पैक फूड आने लग गया है, खरीदो और उससे बना के आप खाना स्टार्ट कर दो, ये इसका राइजिंग डिमांड है। राइजिंग डिमांड ऑफ ड्रिंकिंग एंड प्रीमियम आइसक्रीम, फ्रोजन डेजर्ट, तो ये भी इनका ग्रोथ ड्राइवर बनेगा आगे चल के, क्योंकि जैसे जैसे प्रीमियम की तरफ पैसा बढ़ रहा है लोगों के पास में, तो एक्सपेंडिचर ज्यादा होने लग रहा है। तो ये सारे इनके पॉइंट हैं जो फूड इंडस्ट्री में ग्रोथ ड्राइवर करेंगे। अब यदि हम प्लास्टिक की बात करें तो वैल्यू एडेड प्लास्टिक में भी इनके प्रोडक्ट यूज होते हैं ग्रोथ, जैसे कि अदर प्लास्टिक मेनली रेनफोर्स ऑफ द हाई डिमांड ऑफ द पैकेजिंग रिलेटेड, जैसे कि हम आजकल करते क्या है कि अमेजन से ऑर्डर किया या कहीं से फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया तो वो क्या होता है, पैक्ड होके आता है। तो उसमें भी वो रिजिड सील्स रिजिड फिल्म्स लगती हैं पैक करने के लिए, और पैकिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब पैकिंग सीट्स लगती हैं। तो ये भी एक डिमांड है। और दूसरा टुवार्ड्स जैसे कि इको फ्रेंडली की तरफ जा रहे हैं लोग बाग, जैसे प्लास्टिक प्रोडक्ट इंक्रीजिंग फूड पैकेजिंग एंड कंफर्टेबल बैग एप्लीकेशन। तो जैसे वो ही सारे चीज खरीदते हैं जो कि इजीली डिस्पोजेबल हो, तो ये एक अच्छा ग्रोथ ड्राइवर है इसके लिए। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की बात करें तो वो भी अच्छा खासा, जैसे कि लोशन है, स्किन केयर है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कॉस्मेटिक का वहाँ भी डिमांड इंक्रीज हो रही है। कोटिंग की भी बात करें तो वहाँ भी अच्छी खासी एक डिमांड निकल के आ रही है, जैसे जो भी कुछ खरीदते हैं ई कॉमर्स बिजनेस से उसका बिल बनता है, बिल अटैच होता है। तो ये बहुत सारे हैं जो छोटे छोटे एरियाज हैं, लेकिन यहाँ पे डिमांड अच्छी खासी चल रही है, आ रही है। और जैसे अब इनके फाइनेंशियल की बात करें तो पिछले 10 साल में करीब करीब पिछले 5 साल में 29% सीएजीआर से सेल्स ग्रो हुई है, 3 साल में 43% सीएजीआर से, और पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 61% से। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 45% सीएजीआर से प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, 3 साल का 55% सीएजीआर, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 138%। वहीं स्टॉक प्राइस की बात करें तो पिछले 3 साल में 36% सीएजीआर से रिटर्न दिए, पिछले 1 साल में 1%। और रिटर्न एन इक्विटी 34% है पिछले 5 साल का, पिछले साल का 49%। यदि हम मार्केट कैप की बात करें तो इनका मार्केट कैप 14,891 करोड़ का है। करंट प्राइस 4857 रुपये, 52 वीक हाई 7,329 रुपये है, लो 4,031 रुपये है। अगर स्टॉक के पीई की बात करें तो 24.21 का है,
इंडस्ट्री के पीई की बात करें तो 26.9 का है, तो थोड़ा सा चीप है अकॉर्डिंग टू द पीई। बुक वैल्यू 503 रुपए की है। डिविडेंड यील्ड 0.18% का है। आरओसी 65% का है। आरओई 49% है। सेल्स ग्रोथ 61% है। प्रॉफिट ग्रोथ की यदि बात करें तो 138% है। और पैग रेशियो की बात करें तो 0.53% है। तो ये इनका थोड़ा सा फाइनेंशियल हाईलाइटेड है। अब इनका जो रिस्क है वो सबसे बड़ा रिस्क है कमोडिटी कमोडिटी प्राइस रिस्क। तो जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि ये जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, तो पाम ऑयल्स है, सोयाबीन ऑयल्स है, तो ये जैसे ये इनका रॉ मटेरियल है। सनफ्लावर ऑयल्स है, तो ये इनके प्राइस फिक्स नहीं है। तो फिक्स नहीं है तो कभी ये बड़े ही सस्ते में मिल जाएंगे, कभी ये बड़े ही महंगे मिलेंगे। तो इनको जो कि 60% इंडिया इंपोर्ट करता है इनका कंजप्शन को। अब यदि हम दूसरा है रॉ मटेरियल का अनअवेलेबिलिटी। अब ये जब रॉ मटेरियल नहीं होगा तो वो यदि वो महंगे प्राइस पे मिलेगा रॉ मटेरियल, तो इनके मार्जिन इम्पैक्ट होंगे, तो ये एक बड़ा रिस्क है। दूसरा है रेगुलेटरी रिस्क। तीसरा है क्वालिटी रिस्क। एंड चौथा जो कि एक्सटेंडेड प्रोडक्ट अप्रूवल प्रोसेस है। और अभी जो है पिछले अगले 1 साल के लिए शायद हो सकता है ये स्टॉक जो है वो कंसोलिडेशन में चला जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रोथ एक्शन मतलब दिख नहीं रहा है कि एक अच्छी खासी ग्रोथ आए, तो उस वजह से ये भी थोड़ा फैक्टराइज करना ही पड़ेगा। तो ओवरऑल कंपनी का तो सही है, बट यदि हो सकता है कि अगले 1 डेढ़ साल के लिए कंसोलिडेशन में चली जाए कंपनी। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।